का उत्कर्ष। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो इस पर सर्वप्रथम वृद्धर्थ वंश का शासक था। वृद्धर्थ वंश का शासक था। महाभारत के अनुसार हमें यह पता चलता है कि इस वंश में सबसे प्रथम वृद्धर्थ वंश का शासक था और शासक वृद्धर्थ थे। ठीक, उसके बाद से हम आपको ये बता रहे हैं कि इस पर सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। इस मगध के उत्कर्ष में हमने जाना कि इस पर वृद्धर्थ वंश का प्रथम शासक था और क्या था कि वृद्धर्थ वंश इस पर शासन करते थे। और ये किसके अनुसार पता चला हमें? तो महाभारत के अनुसार। और जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, परंतु इसका आपको ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो ये तो नॉर्मल जानकारी थी, लेकिन मगध के उत्कर्ष में कितने वंशों ने शासन किया उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध के उत्कर्ष में किस किस वंशों ने शासन किया वो हम क्रमानुसार इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद से आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। उसके बाद से आता है नंद वंश। उसके बाद से आता है मौर्य वंश। उसके बाद से आता है शुंग वंश। उसके बाद से आता है कर्ण वंश। उसके बाद से आता है सातवाहन वंश। तो ये क्रमानुसार मगध के उत्कर्ष में क्या हुआ कि इस वंशों ने क्रमानुसार अपना अपना शासन किया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश है। ठीक, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला हर्यक वंश। ठीक, तो बता दें कि जो हर्यक वंश था ना वो 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक शासन में थे। हर्यक वंश का जो शासन काल था यानी जो काल क्रम था वो कब से कब तक? तो 544 से 412। इसमें प्रथम शासन करने आए बिंबिसार। तो इन्होंने शासन कब से कब तक किया? तो 544 से 492 तक। ये तो हर्यक वंश था ना कि 544 से 412 तक इसमें पूरे शासक आए, लेकिन सर्वप्रथम प्रथम शासक एवं संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो कि 544 से कब तक 492 तक अपना शासन काल किए। और इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगिरी की थी। इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगिरी की थी और दहेज में मिले हुए चीजों को यानी दहेज में मिले हुए क्षेत्रों को विस्तार करा रहे थे। पहली शादी इनकी किससे हुई थी? तो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी, जिनका नाम महाकोशला देवी था। और इन्होंने क्या मिलाया? तो इसके दहेज में काशी मिला और यह काशी के क्षेत्र को बढ़ाए। दूसरा क्या आता है? चेलना, जिनका अन्य नाम छलना भी है, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी। तीसरा शादी इनका क्षेमा से, जो कि पंजाब की मदरा की राजकुमारी थी। ठीक, मदरा की राजकुमारी थी। तो मैंने बताया है कि यह दहेज में मिले क्षेत्रों का विस्तार करा रहे थे। इनकी पहली शादी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकोशला देवी से हुआ, तो काशी क्षेत्र को बढ़ाए। दूसरा छलना से हुआ, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी, वैशाली में मिले दहेज को बढ़ाया। और तीसरा क्षेमा पंजाब की मदरा की राजकुमारी थी, जिसमें मदरा यानी पंजाब का विस्तार करा है। उसके बाद से क्या हुआ कि इन्होंने अंग को जीत लिया। ये महाजनपद का नाम है, जिसकी राजधानी चंपा है। अंग को जीत लिया और इसकी राजधानी कहाँ है? चंपा है, यह महाजनपद है। उसके बाद से क्या हुआ कि अंग को जीतकर वहां का राज्यपाल अपने बेटे अजात शत्रु को बना दिया। किसको बना दिया? तो अजात शत्रु को बना दिया। अंग जीतकर और वहां का राज्यपाल अजात शत्रु को बना दिया। लेकिन अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। किससे? तो भाले से बिंबिसार की हत्या कर दी और शासन काल में आ गए।
इस शासन काल को यानी हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें पिता की हत्या के बाद यह शासन काल में बैठते थे। तो आते हैं बिंबिसार के बाद से दूसरा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु कब से कब तक आते हैं? तो 492 से 461 तक। अजात शत्रु 492 से 461 तक। इनकी क्या बात थी कि इन्होंने पहली बौद्ध संगति कराई, ठीक। और वैशाली पर आक्रमण करके इसे मगध में मिला लिया। वैशाली पे आक्रमण करके कहाँ मिला लिए? मगध में मिला लिए। और हर्यक वंश के ये दूसरे शासक थे। तो हर्यक वंश में दूसरा आता है अजात शत्रु, जिनका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व में था। और इन्होंने पहली बौद्ध संगति कराई और वैशाली पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। उसके बाद से क्या हुआ कि इनके अजात शत्रु के बेटे जो उदाइन थे, इन्होंने पिता की हत्या कर दी अजात शत्रु की। मैंने पहले ही बताया था इसमें पितृहंता चलता है। तो उदाइन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी, तब ये शासन काल पे है। तो इन्होंने शासन काल 461 से 445 के बीच किया। 461 से 445 के बीच अपना शासन चलाया। और इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर क्या किए? इन्होंने एक नए शहर पाटलिपुत्र का निर्माण कराया और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाई, ठीक। उदाइन ने 461 से 445 के बीच शासन किया। अजातशत्रु के बाद तीसरे शासक हैं हर्यक वंश के, और गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया, जिन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया। और इनकी भी हत्या इनके पुत्र नागदशक द्वारा कर दी गई थी। इनका भी हत्या, उदाइन की भी हत्या उनके पुत्र नागदशक ने कर दी थी, ठीक। तो नागदशक आए जब शासन करने आए तो 445 से 412 तक शासन करने आए। लेकिन ये क्या थे? ये आयोग शासक साबित हुए। इनके सेनापति शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। यानी इनके पुत्र नागदशक जो थे, किसके पुत्र थे? उदाइन के। किसको मार के आए थे? तो अपने पिता उदाइन को। कब से कब तक शासन काल चला? 445 से 412। और यह आयोग शासक साबित हुए। और इनके सेनापति ने ही शिशुनाग ने ही मारकर शिशुनाग की वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हर्यक वंश की समाप्ति होती है और शिशुनाग वंश का उत्पत्ति होती है, ठीक। तो आते हैं प्रथम वंश के बाद दूसरे वंश में, शिशुनाग वंश में। तो इसके प्रथम शासक और संस्थापक शिशुनाग थे। इस वंश के प्रथम शासक और संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। और दूसरे कौन थे? तो कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया? तो कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगति कराई। कालाशोक ने क्या किया? दूसरी बौद्ध संगति कराई। और शिशुनाग ने राजगृह राजधानी कर ली थी, तो इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया। और शिशुनाग कालाशोक के बाद नंदी वर्मन आते हैं। ये अंतिम शासक माने जाते हैं। और इनको नंदी वर्मन की हत्या महापदानंद द्वारा कर दी जाती है। तब से नंद वंश की शुरुआत होती है, ठीक। तो ये शिशुनाग कब से कब तक चला था? तो 412 से 394 तक चला था। तो शिशुनाग दूसरा वंश का शासन है। 412 से 394 तक इसका शासन काल माना जाता है। प्रथम शासक और संस्थापक शिशुनाग ही माने जाते हैं। ये नागदशक के सेनापति थे। उन्होंने मारकर शिशुनाग की शुरुआत की थी। शिशुनाग के बाद दूसरे शासक इसके कालाशोक आते हैं, जिन्होंने दूसरी बौद्ध संगति कराई थी। पहले हमने बताया था कि बिंबिसार हर्यक वंश उनके लड़के अजातशत्रु ने कराई थी। उसके बाद से इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। और तीसरे एवं अंतिम शासक शिशुनाग के नंदी वर्मन माने जाते हैं, जिन्हें महापदानंद ने मारकर नंद वंश की शुरुआत की थी। तो अब नंद वंश की शुरुआत करते हैं। आता है नंद वंश, ठीक। हर्यक शिशुनाग वंश के बाद से आता है नंद वंश। तो नंद वंश कब से कब तक चला? तो 344 से 322 तक। 344 से 322 तक। इसके प्रथम शासक और संस्थापक कौन है?
तो महापदानंद को माना जाता है, महापदानंद को माना जाता है। नंद वंश के शासक कौन थे प्रथम? तो महापदानंद। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्मन की हत्या कर जो नंद वंश की शुरुआत कराए थे। तो महापदानंद का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो 344 से 326 तक महापदानंद को शासनकाल माना जाता है। उसके बाद से इन्हें इस वंश का महान शासक माना जाता है, महान शासक माना जाता है। और क्या महान शासक के बाद से क्या हुआ कि इन्होंने कलिंग का युद्ध भी लड़ा, कलिंग का युद्ध भी लड़ा और उसके बाद एकराट की उपाधि भी ली। कलिंग के युद्ध के बाद से एकराट की उपाधि भी ली और कलिंग के युद्ध के बाद से सिंचाई क्षेत्रों का भी निर्माण कराया, सिंचाई क्षेत्रों का भी बढ़ावा दिया। सिंचाई क्षेत्रों को क्या दिया? बढ़ावा। किसने दिया? तो महापदानंद ने। तो इन्होंने महान शासक माना जाता है और इन्होंने कलिंग का युद्ध भी लड़ा और इन्होंने एकराट की उपाधि भी ली और सिंचाई क्षेत्रों का निर्माण भी कराया और सर्वक्षात्रक के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों के साथ युद्ध लड़कर उन्हें हराकर ये अपने में मिला लेते थे, इसीलिए इन्हें सर्वक्षात्रक कहा गया। ठीक। और उसके बाद से क्या हुआ कि हाथी गुम्फा, माने हाथी गुम्फा एक अभिलेख था। हाथी गुम्फा क्या था? एक अभिलेख था। कलिंग नरेश खरवाल, किसका था यह? कलिंग नरेश खरवाल, कलिंग नरेश खारवाल के हाथी गुम्फा से पता चला कि इन्होंने कलिंग का युद्ध जीत लिया है, कलिंग का युद्ध जीत लिया है। और पुराणों के अनुसार इन्हें शूद्र शासक भी कहा जाता था, शूद्र शासक भी कहा जाता था। तो ठीक। तो नंद वंश का शासन काल 344 से 322 माना जाता है, जिसमें महापदानंद ने 344 से 326 के बीच शासन किया और इनको महान शासक भी कहा जाता है और इन्हें पुराणों के अनुसार शूद्र शासक भी कहा जाता है। और इन्होंने कलिंग का युद्ध भी लड़ा और कलिंग के युद्ध के उपरांत इन्होंने एकराट की उपाधि भी ली और सिंचाई क्षेत्रों का निर्माण भी कराया। उसके बाद से इन्हें सर्वक्षात्रक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें क्षत्रियों से युद्ध लड़कर ये आपस में उनको मिला लेते थे। और कलिंग नरेश खरवाल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला कि इन्होंने कलिंग के युद्ध पर विजय पा लिया है। फिर नंद वंश का शासन काल में इनके 8 पुत्र थे, यानी महापदानंद के 8 पुत्र थे। अंतिम घनानंद ने शासन करने आए। ठीक। महापदानंद के 8 लड़के, जिसमें से अंतिम 8वें पुत्र घनानंद शासन करने आते हैं। ठीक। तो 326 से 322 तक माने जाते हैं। यह सिकंदर के समकालीन थे, सिकंदर के समकालीन थे। 326 में मेसोडोनिया के शासक सिकंदर ने क्या किया था? उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था और चाणक्य को अपमान करके अपने दरबार से बाहर निकाला था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनकी हत्या कर दी थी, युद्ध में पराजित कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के बाद मौर्य वंश की शुरुआत की थी। ठीक। यानी नंद वंश में अंतिम शासक घनानंद को माना जाता है, 326 से 322 के बीच माना जाता है और यह सिकंदर के समकालीन थे। 326 में मेसोडोनिया के शासक सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था और दरबार में अपने चाणक्य को अपमान करके बाहर निकाला था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत की थी। तो मौर्य वंश के बारे में बतलाते हैं। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का सर्वप्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि 322 ईस्वी में नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक। और इसका 2 जगह से स्रोत मिलता है, एक मिलता है साहित्यिक स्रोत और एक मिलता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक। एक मिलता है साहित्यिक स्रोत
और एक मिलता है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है? तो मुद्रा राक्षस से मिलता है, इंडिका से मिलता है, मुद्रा राक्षस के बाद इंडिका से मिलता है, अर्थशास्त्र से मिलता है और बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलता है। ठीक, बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलता है। और पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिलता है? तो अशोक एवं जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है, अशोक एवं जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। तो ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्य और साहित्यिक स्रोत। ठीक, और एक मिलता है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिला? तो मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र और बौद्ध और जैन ग्रंथ। ठीक, और पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिला? तो अशोक एवं जूनागढ़ के अभिलेख से। ठीक, उसके बाद से इसका विस्तार कहाँ तक हुआ? तो उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, उसके बाद से दक्षिण में मैसूर, दक्षिण में मैसूर, उसके बाद से क्या हुआ कि पूरब में बंगाल, पूरब में बंगाल, और उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेके दक्षिण में अरब सागर तक फैला है, दक्षिण में अरब सागर तक फैला है। यानी इसके दो स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। एक कहाँ कहाँ से मिलता है? तो मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र और बौद्ध और जैन ग्रंथों से इसका साहित्यिक स्रोत मिलता है, और अशोक एवं जूनागढ़ के अभिलेख से इसको पुरातात्विक स्रोत मिलता है। उसमें इसका विस्तार बहुत लंबा था। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेके उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से दक्षिण के अरब सागर तक फैला था। ठीक, उसके बाद से आता है कि 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मगध के राजा बने थे, और उनकी पुत्री दुर्धरा से शादी की थी। उनकी पुत्री किससे? दुर्धरा से शादी की थी। और दुर्धरा से शादी करने के बाद से क्या था कि चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। ठीक, यानी दुर्धरा से शादी करने के बाद चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद से कौटिल्य और विष्णुगुप्त किसका नाम था? तो चाणक्य का ही नाम था। और इनका नाम प्लूटार्क और जस्टिन, दो यूनानी थे, अलग अलग नाम थे। ठीक, प्लूटार्क और जस्टिन। तो प्लूटार्क ने इनका नाम एंड्रोकोटस दिया और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस दिया। और 1793 में विलियम जोन्स ने नाम की पुष्टि की यह उन्हीं का नाम है। ठीक, दुर्धरा से शादी करने के बाद चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाए, इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, और प्लूटार्क ने इनका नाम एंड्रोकोटस दिया। किसका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये तो इनका नाम था चाणक्य का, लेकिन जो इनके दरबार में यूनानी दार्शनिक आए थे प्लूटार्क और जस्टिन, तो प्लूटार्क ने इनका नाम एंड्रोकोटस दिया और जस्टिन ने इनका नाम सेंड्रोकोटस दिया। और 1793 इसमें सर विलियम जोन्स ने पुष्टि की थी कि यह उन्हीं का नाम है। ठीक, उसके बाद से क्या है इसमें कि सिकंदर के दो सेनापति मुख्य रूप से थे, एक जल सेनापति और एक थल सेनापति। तो जल सेनापति नियारसन थे और थल सेनापति सेल्कुस निकेटर थे। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। किसने? सिकंदर के थल सेनापति सेल्कुस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उनको हराकर पहला 322 में नंद वंश के राजा घन को हराकर उनकी बेटी दुर्धरा से शादी की थी। फिर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्कस निकेटर को हराकर उनकी बेटी कार्लोनिया से शादी की थी। और युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्कस निकेटर ने काबुल, कंधार और हेरात और मकरान उनको दिया। इन्होंने भी इसके उपलक्ष्य में उन्हें 500 हाथी भेंट किए। यानी सिकंदर के दो सेनापति, एक जल सेनापति, एक थल सेनापति। तो थल सेनापति सेल्कस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में
भारत पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हराकर उनकी बेटी कार्लोनिया से शादी की और उसके अनुसार युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दे दिया और इन्होंने उसके उपलक्ष्य में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। उसके बाद से आता है क्या इसमें कि सेल्यूकस निकेटर जो थे इन्होंने अपने राजदूत मेगास्थनीज को दरबार में भेजा। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी और इंडिका पुस्तक में ही मौर्य वंश और भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है। मैंने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी और इंडिका पुस्तक में ही चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश और भारत संस्कृति के बारे में लिखा है। और उसके बाद से 298 ईसा पूर्व में इन्हें संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक, 298 ईसा पूर्व में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। यानी सेल्यूकस निकेटर के बाद इनके राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, 298 में ये संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए और जैन धर्म के दिगंबर के ये अनुयायी हो गए। ठीक, ये जैन धर्म के दिगंबर के अनुयायी हो गए। अब 298 में प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, तो बिंदुसार के बारे में बतलाते हैं। बिंदुसार तो 298 में संलेखना विधि से प्राण त्यागने के बाद से बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार क्या थे? तो बिंदुसार दुर्धरा के लड़के थे, यानी दुर्धरा के पुत्र थे। जब घनानंद को हराए थे तो उनकी जो बेटी दुर्धरा से शादी किए थे उन्हीं के ये लड़के थे और यह अमृत घात के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें अमृत घात के भी नाम से जाना जाता था, यानी शत्रुओं का नाश। और इन्हें वायु पुराण के अनुसार भद्रसार कहा जाता था और जैन धर्म के अनुसार इन्हें सिंहसेन कहा जाता था। बिंदुसार, तो बिंदुसार किसके लड़के थे? तो दुर्धरा के लड़के थे। दुर्धरा कौन थी? तो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर उनकी बेटी दुर्धरा से शादी किया था। तो बिंदुसार दुर्धरा के ही लड़के थे। उसके बाद से इनका अन्य नाम अमृत घात भी था। अमृत घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश। अमृत घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश। और वायु पुराण के अनुसार इनका नाम भद्रसार था और जैन धर्म के अनुसार इनका नाम सिंहसेन था। ठीक, सिंहसेन था। और यह आजीवक संप्रदाय के थे, एक बार क्या हुआ कि सीरिया के नरेश एंडोटोटस ने अपने दरबार से टाइमेक्स नामक राजदूत को इनके दरबार में भेजा। तो बिंदुसार ने उनसे मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की। तो डायमेक्स गए वहां पर खबर लेके, तो एंडोटोटस ने मीठी शराब तो भिजवा दिया, अंजीर भी भिजवा दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि यूनानी दार्शनिक नहीं भेजा क्योंकि यह उनके लिए क्रय पर रोक था। तो हम बताएं कि बिंदुसार दुर्धरा के लड़के थे। अमृत घात शत्रुओं का नाश किया था, माने शत्रुओं के नाश अमृत घात के नाम से जाना जाता था। इन्हें वायु के अनुसार, पुराण के अनुसार भद्रसार और जैन धर्म के अनुसार सिंहसेन, यह आजीवक संप्रदाय के थे। एंडोटोटस ने डायमेक्स नामक राजदूत को इनके दरबार में भेजा और तो उनसे इन्होंने मीठी शराब और अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की, जिसमें एंडोटोटस ने मीठी शराब अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक क्रय विक्रय पर रोक था, इसीलिए वो नहीं भिजवा पाए। उसके बाद से क्या हुआ कि बिंदुसार के वक्त तक्षशिला पर विद्रोह हुआ। उस समय वहां का शासक उनका बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन इनके छोटे पुत्र अशोक ने उसको बड़ी क्रूरता से दबाया, यानी इस विद्रोह को बहुत ही क्रूरता से दबाया और अगले शासन पर मौर्य वंश के गद्दी पर बैठे। ठीक, तो बिंदुसार के बाद
जब वो थे तो तक्षशिला पर विद्रोह हुआ, वहां का माने पुत्र सुसीम शासन था, और अशोक जो उस विद्रोह को क्रूरता से दबाया था, तो मौर्य वंश के अंतिम शासन काल में ये आते हैं अशोक। उसके बाद से क्या होता है ना कि उस समय ये अशोक थे ना, वो अवंती के राज्यपाल थे, वो अवंती के राज्यपाल थे, ठीक। यानी तक्षशिला पर जब विद्रोह हुआ तो वहां का शासन काल तो उनका बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन अशोक ने उस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया, और अगले मौर्य वंश के शासन काल में वो गद्दी पर बैठे। और उस समय अशोक जब वो पुत्र सुसीम था तक्षशिला पर शासन करता था, तो उस समय अशोक क्या था, वहां का अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक अगला शासन काल में मौर्य वंश का, तो क्या बताते हैं कि इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर यह शासन काल में बैठे थे, ये माना जाता है, ठीक। उसके बाद से क्या होता है कि 269 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठते हैं। इनकी माता का नाम शुभांगिनी था, शुभांगिनी था, ठीक। और ठीक राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के उपरांत 261 ईसा पूर्व में यह कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। तो यह युद्ध बहुत ही भयानक होता है, जिसके बाद क्या होता है कि यह युद्ध का परित्याग कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं, और इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और यह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक। और यह इन्हें बौद्ध शिक्षा किसने दी, तो इन्हें बौद्ध शिक्षा उपगुप्त ने दी। और यह आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। और बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा था, ठीक। 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 99 भाइयों को मारकर यह शासन काल में बैठे थे। 259 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ, जिनकी माता का नाम शुभांगिनी था, और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, जो कि बहुत ही भयानक हुआ, क्रूरतापूर्वक हुआ, जिससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने युद्ध का परित्याग कर दिया। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इन्हें बौद्ध शिक्षा उपगुप्त ने दी। उसके बाद से ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उसके बाद से बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेज दिया, किसके लिए, बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद से क्या था कि यह पहले शासन काल थे जिन्होंने लिपियों द्वारा संदेश पहुंचाते थे, लिपियों द्वारा संदेश पहुंचाते थे। एक था ब्राह्मी लिपि, एक था खरोष्ट लिपि, और एक था अकराई लिपि, और एक था ग्रीक लिपि, ठीक। तो ब्राह्मी लिपि भारत का था, और खरोष्ट लिपि पाकिस्तान का, अकराई ग्रीक अफगानिस्तान का, ठीक। तो यह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने लिपि द्वारा अपना संदेश पहुंचाते थे। तो 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्ट, अकराई, ग्रीक। तो ब्राह्मी भारत का था, खरोष्ट पाकिस्तान का था, और अकराई ग्रीक अफगानिस्तान का था। उसके बाद से क्या हुआ कि इन लिपियों को 1836 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था, ठीक। जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था, 1836 ईस्वी में जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था, और इनका नाम देवनामी प्रियदर्शनी अपना रखे थे, देवनामी प्रियदर्शनी रखे थे, ठीक। उसके बाद से क्या हुआ कि अशोक की धम्म नीति आई, अशोक की धम्म नीति आई, जिसमें ना ही वो धर्म था और ना ही धार्मिक नियम था। ये अनेक धर्मों से लिए गए नैतिक नियम को एक साथ लिया गया था, समझ में आया। यानी ये 1836 ईस्वी में लिपियों को जेम्स प्रिसेंट ने आसानी से पढ़ा था, और देवनामी प्रियदर्शनी अपना नाम बताया था, और भाभरू अभिलेख में खुद को महान सम्राट बताया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में भाभरू अभिलेख
में इन्होंने खुद को महान सम्राट बताया था। उसके बाद से इन्होंने धम्म नीति दी थी। तो धम्म नीति क्या थी? तो ना ही धर्म था और ना ही धार्मिक नियम था, और यह अनेक नियमों को एक साथ, नैतिक नियमों को एक साथ जो संयोजन किया गया था, उसी को हम अशोक की धम्म नीति कहते हैं। उसके बाद से आता है कि अशोक की धम्म नीति में क्या क्या थे। तो अशोक की धम्म नीति में दास और सेवकों की सेवा थी, और ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा थी, माता पिता की सेवा थी, अहिंसा था, और पशु बलि की निंदा थी, और क्या था? जियो और जीने दो का नारा था। एक धम्म नीति में क्या था कि दास और सेवकों की सेवा, ब्राह्मण और भिक्षुकों की सेवा, माता पिता की सेवा, अहिंसा सेवा, पशु बलि की निंदा, और जियो और जीने दो का नारा था। तो उसके बाद से अशोक की शिलालेख के बारे में बात करते हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो अशोक की 14 शिलालेख थी, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट शिलालेख के बारे में बताएंगे। प्रथम शिलालेख जिसमें अहिंसा और पशु बलि की निंदा बताई गई थी, अहिंसा और पशु बलि की निंदा। दूसरा चिकित्सक। तीसरा क्या था कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बताया गया था। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 3 मेन अध्यक्ष चुने थे, जिनका नाम था राजक, रायुक्त और प्रदेशक। तीसरे के बाद मेन वाला है 8वां। इन्होंने अपना गया और लुम्बिनी के घूमने का वर्णन किया है, पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां। उसके बाद से 11वें में इन्होंने क्या किया है, और 13वें में, 11वें में धम्म नीति के बारे में बताया है, और 13वें में कलिंग का 13वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में उन्होंने कलिंग युद्ध का विस्तार कराया है। और इसके बाद से 14 में क्या किया है कि जनता को धार्मिक जीवन जीने के बारे में ज्ञान दिए हैं। यानी इनमें मोस्ट शिलालेख, इंपॉर्टेंट शिलालेख यही इतने हैं। प्रथम शिलालेख में अहिंसा, पशु बलि की निंदा जो कि इम्पोर्टेंट है, दूसरा चिकित्सक, ये भी इम्पोर्टेंट है, और तीसरा धर्म जिसमें राजक, रायुक्त और प्रदेशक को बताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8वें में अपने गया और लुम्बिनी के घूमने के बारे में बताए हैं, और 11वें में धम्म नीति में, 13वें में मोस्ट इम्पोर्टेंट कलिंग के युद्ध के बारे में बताए हैं, और 14वें जनता को अपने मैंने धार्मिक जीवन जीने के लिए उपदेश दिए हैं। उसके बाद से इसके बाद से आता है इनके सेना काल। तो सेना काल में क्या आता है कि 6 लाख पैदल, 6 लाख पैदल और 30,000 का अश्व और 9,000 गज और 8,000 रथ, ठीक। यानी इनके जो सेना थी वो 6 लाख पैदल थी, 30,000 अश्व सेना थी, 9,000 गज सेना थी, और 8,000 क्या थी? रथ सेना थी। और रथ सेना के बाद से क्या था कि रथ सेना के बाद से इन्होंने, मेगास्थनीज ने इन सभी के देखभाल के लिए 30 सदस्य चुने थे। 30 सदस्य चुने थे, इन सभी को देख रेख के लिए 30 सदस्य चुने थे। और इसमें मेन अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो महामात्रा कहा जाता था, महामात्रा, ठीक। और इन्होंने 3 युद्ध लड़े, इन्होंने 3 युद्ध लड़े। एक 3 युद्ध का वर्णन किया, 3 युद्ध का वर्णन किया। तो 3 युद्ध में कौन से युद्ध का वर्णन किया है? जो 6 लाख पैदल थे और 30,000 जो अश्व थे और 9,000 गज थे और 8,000 जो रथ थे, इसके लिए मेगास्थनीज ने 30 अध्यक्ष चुना, और इसमें मेन अध्यक्षों को महामात्रा कहा जाता था। और कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने 3 युद्ध बताए थे। एक बताए थे प्रकाश युद्ध, एक बताए थे अप्रत्यक्ष युद्ध, और एक बताए थे कूट युद्ध। प्रकाश युद्ध आमने सामने लड़ा जाता है, अप्रत्यक्ष युद्ध क्या जाता है कि लगाकर 2 युद्धों में लगाकर हट जाया जाता है, और कूट युद्ध जो होता है वो छल होता है। यानी अध्यक्ष के महामात्रा चुनने के बाद कौटिल्य ने 3 युद्ध बताया, प्रकाश, अप्रत्यक्ष, कूट। और इन्होंने बता दें कि प्रकाश आमने सामने, अप्रत्यक्ष मैंने लगाकर चला जाया जाता है साइड से, कूट माने क्या होता है? छल होता है। उसके बाद से अशोक ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप और सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। यानी
इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किस चीज का सांची स्तूप और सारनाथ में स्तंभ का निर्माण करा है। इस वंश के अंतिम शासक वृद्धर्थ थे, जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की यानी जो वृद्धर्थ थे उन्हें पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर मौर्य वंश का पतन होता है और शुंग वंश की शुरुआत होती है। शुंग वंश तो इसके पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। ठीक, यानी क्या किए थे कि यह मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धर्थ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश के थे और मगध पर पहली बार प्रशासन किया था और राजधानी विदिशा बनाई थी। राजधानी विदिशा बनाई थी और ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ था उसके अनुसार इन्हें बौद्ध द्रोही कहा जाता था। और प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि यह अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध के महत्व को जाने और जो भारहूत था स्तूप, बौद्ध स्तूप, वो लकड़ी का था तो उसे लोहे का पत्थर का बनवाया। ठीक, यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धर्थ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश के थे और मगध पर पहली बार प्रशासन किया और राजधानी अपनी विदिशा बनाई। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्हें बौद्ध द्रोही कहा जाता है और प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि ये जीवन के अंतिम लक्ष्यों में बौद्ध के प्रेमी हो गए और जो भारहूत स्तूप था बौद्ध वो लकड़ी का था, उसे तोड़वा कर पत्थर के बनाए। उसके बाद से इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिनके पुरोहित कौन थे? पुरोहित पतंजलि थे और इन्होंने बौद्ध ग्रंथ में जातक ग्रंथ की रचना की, यानी बौद्ध पुस्तक में जातक ग्रंथ की रचना की। ठीक, और पतंजलि ने महाभाष्य और पाणिनि ने अष्टाध्यायी और मनु ने मनुस्मृति लिखी। ठीक, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिसके पुरोहित पतंजलि थे और इन्होंने बौद्ध ग्रंथ में जातक पुस्तक की रचना की और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और मनु ने मनुस्मृति लिखा। ये किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के शुंग वंश के समय। और इनके समय 2 विदेशी आक्रमण हुए जिनका नाम था डेमोट्रियस और दूसरे का नाम था मिलिंद, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, बौद्ध धर्म अपना लिया किसने? मिलिंद ने। ठीक, यानी इनके समय 2 विदेशी आक्रमण हुए जिसमें डेमोट्रियस और मिलिंद ने आक्रमण किया। तो जो मिलिंद थे वो बौद्ध भिक्षुक नागसेन से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक, नागसेन से बौद्ध धर्म अपना लिए। उसके बाद से इन्होंने कलिंग नरेश खरवाल से भी युद्ध लड़ा लेकिन यह पराजित हो गए। ठीक, यानी इन समय विदेशी आक्रमण हुए। डेमोट्रियस मिलिंद इनसे तो दोनों से जीत गए और मिलिंद नागसेन क्या किए कि बौद्ध भिक्षुक जो नाम था नागसेन उनसे बौद्ध धर्म अपना लिए प्रेरित होकर। फिर इन्होंने कलिंग नरेश खरवाल से भी युद्ध लड़ा लेकिन इस समय यह पराजित हो गए। उसके बाद से इनका पुत्र अग्निमित्र आया शासन करने। फिर इस वंश के अंतिम शासक देवभूत आए जिन्हें वासुदेव ने मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक, यानी कलिंग नरेश खरवाल ने युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। तब पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र शासन काल में आए लेकिन ये ज्यादा देर तक सही साबित नहीं हो पाए और इस वंश का अंतिम शासक देवभूत आया जिन्हें वासुदेव ने मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। तो ऐसे शुंग वंश यहाँ पर समाप्त होता है और कर्ण वंश की शुरुआत होती है। तो
कर्ण वंश के बारे में बतलाते हैं। ठीक, तो कर्ण वंश जैसे वृद्धर्थ वंश माने सॉरी वो जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक वृद्धर्थ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसी तरह शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसके सेनापति सातवाहन ने मारकर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो ये थोड़ा कमजोर वंश था। तो कर्ण वंश क्या था कि अंतिम शासक शुंग वंश के देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने, और 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिन्हें सिमुक ने मारकर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। थोड़ा गलती हो गया था यहाँ पर, यानी सुशर्मा को किसने मारा था? तो सिमुक ने मारकर क्या किया था? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो यह कर्ण वंश यहाँ था। अब मगध की उत्कर्ष का लास्ट टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश के जो प्रथम शासक और संस्थापक थे वो थे सिमुक, और इन्होंने पहली बार महाराष्ट्र पर माने प्राचीन में इन्होंने महाराष्ट्र पर शासन किया था, परंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। तो यह आंध्र प्रदेश में चले गए थे, जिन्हें आंध्र सतवाहन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, यानी कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसे सिमुक ने मारकर सतवाहन वंश की शुरुआत की थी, और सिमुक प्रथम शासक एवं संस्थापक था, जिन्होंने ये क्या करते थे? सतवाहन वंश सर्वप्रथम महाराष्ट्र पर अपना शासन चलाते थे, लेकिन शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। तो यह उसके बाद आगे कहा आंध्र प्रदेश, तो इन्हें आंध्र सतवाहन के नाम से भी जाना जाता था। तो सिमुक के बाद इनका छोटा भाई शासन करने आया, जिनका नाम था कृष्ण और कान्हा, जो कि अयोग्य साबित हुए। फिर इनका पुत्र आया सतकर्णी प्रथम शासन करने आया। यहाँ तक समझ में आया कि आंध्र सतवाहन के बाद से छोटा भाई ने कृष्ण कान्हा आया शासन काल में, जो कि अयोग्य हो गया। फिर इनका पुत्र सतकर्णी प्रथम आया, जो कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जो कोई पूछेगा कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम सतवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक, इसकी पत्नी जो नागकनिका जो थी, इसके नाना घाट अभिलेख मिले थे, जिस पर यह खुद को महान सम्राट बताए थे, खुद को महान सम्राट एवं विजेता बताए थे। और ऋषियों को यज्ञ कराने के बाद से मुद्रा के जगह यह जमीन देते थे, मुद्रा के जगह पर जमीन देते थे। यानी सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक सतकर्णी प्रथम था, जिनकी पत्नी नागकनिका थी, जिनका नाना घाट अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें खुद को महान विजेता बताए थे सतकर्णी प्रथम ने। और ऋषियों को क्या बताए थे कि वो जब उनसे यज्ञ या पूजा पाठ करवाते थे, तो वह मुद्रा के जगह पर उन्हें जमीन दिया करते थे। ठीक, और सतकर्णी प्रथम के बाद से शासन करने आए हाल ने गाथा सप्तदशी लिखा, और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। ठीक, यानी सतकर्णी प्रथम के बाद से हाल आया गाथा सप्तदशी, और गाथा सप्तदशी उन्होंने किसने लिखी? तो हाल ने। और यह कवि और विद्वानों के आश्रयदाता माने जाते थे। उसके बाद से इस वंश का सबसे अंतिम शासक गौतमी सतकर्णी था। ठीक, गौतमी सतकर्णी था। तो इस पर शक राजा नहपन्ना ने आक्रमण किया, लेकिन गौतमी सतकर्णी ने जीत लिया। और सतवाहन वंश में क्या क्या बताया हमने? तो पहले बताए कौन? सिमुक सतवाहन वंश की स्थापना की थी। उसके बाद से कौन आया? सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन आया? सतकर्णी प्रथम आया। उसके बाद से इसके बाद से हाल आया। हाल ने क्या किया कि गाथा सप्तदशी लिखी और कवियों और महान विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके बाद से अंतिम शासक
गौतमी सतकर्णी है। गौतमी सतकर्णी इस वंश का अंतिम शासक माना जाता था। इस पर शक राजाओं के ने पनाह में आक्रमण किया, लेकिन ये जीत गए और यहाँ पर मगध के उत्कर्ष में सारे वंशों का समापन हो गया। अगले वीडियो में हम आपको संगम काल और चोर चेल पांडव और राष्ट्रकूट वंश के बारे में बतलाएंगे। तब तक के लिए यही तक।